हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट को इंप्रूव करने की क्या मेथड हो सकती है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होती क्या है? इट इज एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू रीगेन इक्विलिब्रियम आफ्टर द अक्रेंस ऑफ लार्ज डिस्टर्बेंसेस। जहां हम स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं वहां क्या स्मॉल डिस्टर्बेंसेस की बात कर रहे होते हैं। जहां ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की बात करते हैं वहां लार्ज डिस्टर्बेंसेस की बात करते हैं। लार्ज डिस्टर्बेंसेस कौन से हो सकते हैं सिस्टम में फॉल्ट हो सकता है। लार्ज डिस्टर्बेंसेस की क्या कैटेगरी है? लार्ज डिस्टर्बेंसेस किन कारणों से होते हैं? मेनली फॉल्ट के कारण से होते हैं या कोई कंटिंजेंसीज के कारण से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको एनालाइज करने के लिए हम क्या एनालिसिस करते हैं? जब भी हमको ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को एनालाइज करना है तो हम क्या करते हैं? टू मशीन सिस्टम को कंसीडर करते हैं। उसमें भी यदि हमको और सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करते हैं? सिंगल मशीन कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस उसे हम एनालाइज करते हैं। तो हमने जो स्विंग इक्वेशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? एम डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए। ये होता है। अभी हमें डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम एनालाइज करते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की। जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं पहले हम वो देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर ये होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट। पहला फैक्टर ये होता है कि कोई डिस्टर्बेंस हो या कोई फॉल्ट हो। डिस्टर्बेंस या फॉल्ट हो। अब डिस्टर्बेंस या फॉल्ट की किन बात पे डिपेंड कर सकते हैं? डिस्टर्बेंस से हो सकता है छोटे डिस्टर्बेंस हो, छोटे फॉल्ट हो, तो उसके कारण से ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी अफेक्ट नहीं हो, क्योंकि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी किसके लिए होती है? लार्ज डिस्टर्बेंसेस के लिए होती है। तो डिस्टर्बेंस से अकेला हमें समझ में नहीं आएगा। डिस्टर्बेंस का लेवल क्या है, सीवियरिटी क्या है, तो सीवियरिटी। ठीक है, और फॉल्ट की सीवियरिटी। फॉल्ट में सबसे सीवियर फॉल्ट कौन सा होता है? थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है वो सबसे सीवियर होता है। ठीक, तो ये फैक्टर है। सेकंड ये फैक्टर है कि लोकेशन क्या है फॉल्ट की। लोकेशन क्या है फॉल्ट की? यदि वो जनरेटर के पास में हुआ है फॉल्ट तो वो ज्यादा सीवियर होगा। ठीक है, फॉल्ट नियर अल्टरनेटर विल बी मोर सीवियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया कांस्टेंट जो है उसकी एम क्या है? इनर्शिया कांस्टेंट या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ हम एक इक्वेशन हमने लास्ट डिराइव की थी लास्ट लेक्चर में, वो क्या थी? डेल्टा डेल्टा एन विल बी इक्वल टू डेल्टा डेल्टा एन माइनस वन प्लस डेल्टा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू पी ए एन माइनस वन। तो चेंज इन रोटर एंगल, चेंज इन रोटर एंगल हम यदि देखते हैं तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा डेल्टा एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। यदि m को हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? डेल्टा डेल्टा एन हमारा कम हो जाएगा। m यदि बढ़ा देंगे तो हमारा डेल्टा डेल्टा एन जो होगा वो कम हो जाएगा। पर क्या है? फिजिबल है, अल्टरनेटर है, मशीन है, वो बनी हुई है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया कांस्टेंट उसका बढ़ा सकते हैं? ये तो फिजिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड। यदि हम बात करते हैं तो डेल्टा क्या है? डेल्टा फैक्टर भी, डेल्टा जो है रोटर एंगल जो है वो भी अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा शुड बी लेस देन डेल्टा क्रिटिकल। डेल्टा हमेशा डेल्टा क्रिटिकल से कम होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल वो है जिसके बाद जाके सिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो वो एंगल जिसके बाद हमारी मशीन अनस्टेबल जोन में जा रही है उसके पहले तक होना चाहिए, मतलब डेल्टा शुड बी लेस देन क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल टाइम। क्रिटिकल टाइम शुड बी लेस देन TC should be less than critical time।
जो टाइम है आपका क्रिटिकल टाइम वो क्रिटिकल टाइम से कम होना चाहिए। जो आपका सर्किट का रिस्पॉन्स करने का जो टाइम है, जो भी करेक्टिव एक्शन आप ले रहे हैं जैसे इंप्रूव करने के लिए सिस्टम को, वो जो करेक्टिव एक्शन लिया है, फॉल्ट यदि आप सुधार रहे हैं, जो भी एक्शन हो रही है, वो जो एक्शन हो वो टीसी के अंदर होना चाहिए। टीसी जो हो वो क्रिटिकल टाइम से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके अंदर जो भी मतलब प्रोटेक्शन के लिए आप यूज कर रहे हैं, डिफरेंशियल रिले यूज करते हैं, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करते हैं, ऑटो रिक्लोजर रिलेज यूज करते हैं। तो वो सारी चीजें जो है उसके कारण से ये जो है आपका सर्किट का जो टाइम है वो लेस देन क्रिटिकल टाइम होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक हमने देखा था एक और रिलेशन, वो हमारा क्या था, पीएम जो है पीएम सॉरी पीए जो है पीए इज इक्वल टू पीएम माइनस पीई होता है, ठीक है। जब फॉल्ट होगा उस समय पे क्या होगा, पी विल बी इक्वल टू 0 और पीए विल बी इक्वल टू पीएम, ठीक है। इसका मतलब पीएम जो है वो पीए विल बी इक्वल टू पीएम। तो पीएम को हमें क्या करना पड़ेगा, यूजुअली जब स्टेबल चल रहा होता है तब क्या होता है, पीएम और पीई जो है वो दोनों बराबर होते हैं। पीएम क्या है, मैकेनिकल इनपुट, और पीई क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों इक्वल होते हैं, जिसके कारण से पीए जो एक्सेलरेटिंग पावर होती है आपकी वो क्या होती है, 0 होती है। तो हम क्या चाहते हैं, आइडियली एक्सेलरेटिंग पावर को 0 करना चाहते हैं। इसका मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पीएम को जो है वो हमको कम करना पड़ेगा। पीएम कम करने के लिए क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, हम बाईपास वॉल लगा सकते हैं। बाईपास वॉल एक्चुअली क्या होता है, लॉस ऑफ लोड हो जाता है जब कभी फॉल्ट होता है जिस भी साइड में, तो लॉस ऑफ लोड, बीच में ब्रेक हो जाता है ना, लॉस ऑफ लोड हो जाता है। तो लॉस ऑफ लोड होता है तो हम यदि बाईपास वॉल यूज करते हैं तो हम उसको कंपेंसेट कर सकते हैं। बाईपास वॉल होते क्या है, बाईपास वॉल बेसिकली एक रजिस्टर बैंक होती है। रजिस्टर बैंक हम लोड को कंपनसेट करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि लोड तो हमारा लॉस हो चुका है। अब उसके कारण से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर हमारी 0 हो रही है, और मैकेनिकल पावर जो मैकेनिकल इनपुट है वो तो आ रहा है, वो तो ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, उसको डाइवर्ट कर देंगे रजिस्टर बैंक के थ्रू। तो इस तरह से वो उसको लोड को, लॉस ऑफ लोड को कंपनसेट करता है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं बाईपास वॉल के साथ में फास्ट क्लियरिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। बाईपास वॉल प्लस फास्ट क्लियरिंग सिस्टम, फास्ट क्लियरिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, फुल लोड रिजेक्शन टेक्निक होती है ये, इसको यूज करके भी आप जो है पीएम को कम कर सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, स्पीड गवर्नर कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड गवर्नर कंट्रोल करना मतलब क्या हो सकता है कि आप जो पीएम हमारा ज्यादा है, वो क्यों ज्यादा है, क्योंकि स्टीम वॉल जो है वो जितना इनपुट दे रहा है वो उतना का उतना बना हुआ है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, स्टीम वॉल का वहां पे कंट्रोल कर दे, वहां से स्टीम यदि कम आती है तो स्पीड गवर्निंग सिस्टम को कंट्रोल करते हुए हम पीएम को कम कर सकते हैं। तो तीसरा हम क्या कर सकते हैं, स्पीड गवर्निंग कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड गवर्नर कंट्रोल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पी हमारा 0 है, अब पी को यदि हमें बढ़ाना है, पी हमारा 0 है या पी काफी कम हो चुका है लोड इसके कारण से, फॉल्ट के कारण से पी का वैल्यू जो है वो बहुत कम हो चुका है। तो पी का वैल्यू कम हो चुका है, उसको हमें बढ़ाना है। तो पी का वैल्यू बढ़ाने के लिए पी क्या होता है, पी होता है आपका ई वी बाय एक्स इंटू साइन डेल्टा, ये हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ ई क्या है, ई आपका है सेंडिंग एंड वोल्टेज, वी जो है वो रिसीविंग एंड वोल्टेज, एक्स क्या है रिएक्टेंस, ट्रांसफर रिएक्टेंस जो है वो, और ये साइन डेल्टा, डेल्टा आपका रोटर एंगल, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं, हम ई को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमको पीई बढ़ाना है तो हम ई को बढ़ा सकते हैं। ई को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक एक्साइटेशन यूज कर सकते हैं या ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर्स यूज कर सकते हैं। तो हम ई को बढ़ा सकते हैं, ई को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर्स यूज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हमें V है, V को भी बढ़ाना है, V को भी बढ़ा देंगे तो हमारा P जो है वो बढ़ जाएगा। तो V को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टिव पावर कंट्रोल कर सकते हैं, रिएक्टिव पावर को कंपेंसेटर्स यूज कर सकते हैं इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। और ये सारी टेक्निक्स यूज करके हम रिएक्टिव पावर को यदि बढ़ाएंगे तो QV की जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। तो यदि Q बढ़ जाता है तो फिर हमारा रिसीविंग एंड का वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यदि हम ट्रांसफर रिएक्टेंस को कम कर दें, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है,
ट्रांसफर रिएक्टेंस यदि हमारा कम हो जाएगा तो हमारा पी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ट्रांसफर रिएक्टेंस को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स को कम करने के लिए हम जो कंडक्टर्स हैं उनका डायमीटर बढ़ा सकते हैं, कंडक्टर का डायमीटर बढ़ा सकते हैं, दो कंडक्टर्स के बीच की स्पेसिंग को कम कर सकते हैं, ये दो चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन यदि हम ये करते हैं, कंडक्टर डायमीटर इंक्रीज कर सकते हैं और दूसरा कंडक्टर स्पेसिंग कम कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों फिजिबल नहीं होते क्योंकि डायमीटर यदि हमने बढ़ाया तो इकोनॉमी जो कंडक्टर हमें पड़ेगा वो महंगा पड़ेगा, और दूसरा स्पेसिंग यदि हमने कम कर दी तो स्पेसिंग का भी अपना एक स्टैंडर्ड होता है कि मिनिमम स्पेसिंग इतनी होना चाहिए, तो हम वो भी नहीं कर सकते। तो एक्स को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स को कम करने के लिए हम बंडल्ड कंडक्टर यूज कर सकते हैं, बंडल्ड कंडक्टर यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और पैरेलल कनेक्शंस कर सकते हैं जिसके कारण से क्या होगा, एक्स जो है वो कम होगा, पैरेलल लाइन जो है वो बढ़ा देंगे तो एक्स हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एचवीडीसी लिंक यदि हम यूज करते हैं तो एचवीडीसी लिंक यूज करने के कारण से भी हमारा जो सिस्टम रहेगा वो आइसोलेटेड रहेगा। और नेक्स्ट होता है ब्रेकिंग रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं जो कि सडन लॉस ऑफ लोड को जो है वो अवॉइड करता है।